अपने घर पर आकर अपने बिस्तर पर सो तो गई थी, लेकिन हलवाई का चेहरा उसकी नजरों के सामने घूमने लगा था। उसकी कही गई बातें लगातार उसके कानों में गूंज रही थी। कुछ देर तक तो नीति ने बर्दाश्त करने की कोशिश की और तकिए से अपने सिर को ढक लिया, लेकिन तभी एकाएक उस हलवाई की ये बात उसके कानों में गूंजने लगी कि एक रुदाली की बेटी से और उम्मीद ही क्या की जा सकती है। जैसे ही ये बात नीति के जहन को सुनाई दी, नीति अपना आपा खोलने लगी। उसका गुस्सा उसके चरम पर पहुंच गया। अपने कानों पर रखे तकिए को उसने फेंक दिया और उठकर बैठ गई। नीति की सांसें बहुत तेज चल रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ झलक रहा था। वहीं चंद्रकला नीति के घर जाने से पूरी तरह निश्चिंत होकर पूजा में बैठी हुई थी। पंडित जी आरव को अपने पास बैठाकर उससे कुछ मंत्रोच्चार बुलवाने लगे और उसकी कलाई और गले में लाल धागा बांध दिया। आरव ने शहर में इस तरह के बड़े पूजा पाठ कभी नहीं देखे थे, इसीलिए आरव के लिए ये सब कुछ बहुत नया नया था। तो शुरू में तो आरव काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे एक ही जगह पर बैठे बैठे आरव ऊब चुका था। आरव वहां से उठकर जाना चाहता था, लेकिन ललित उसे जाने नहीं दे रहा था। तभी कमला ताई ने ललित से कहा, ललित बेटा, मेहमानों के खाने का इंतजाम करवा दो। इस पर ललित ने कहा, नहीं माँ, अभी तो सिर्फ 11 ही बजे हैं और जो 2 हलवाई आने वाले थे उनमें से एक ही पहुंचा है, इसीलिए खाना बनने में भी थोड़ा समय लगेगा। ललित की बात सुनकर कमला ताई फिर से अपनी जगह पर बैठ गई। चूंकि सब्जी, पूड़ियाँ और मिठाई के लिए एक ही हलवाई था, इसीलिए वो हलवाई को लेकर भी काफी ज्यादा चिढ़ा हुआ था। उस वक्त वो हलवाई पूड़ियाँ निकाल रहा था। पूड़ियाँ निकालते निकालते वो हलवाई रह रहकर मन ही मन बड़बड़ाते हुए कभी ललित को खरी खोटी सुनाता था, तो कभी उस हलवाई को जो आज समय पर यहाँ नहीं पहुँच पाया था। तभी उसको किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई दी। तो उसे लगा कि जंगल नजदीक होने की वजह से हो सकता है किसी जानवर के गुर्राने की आवाज आई होगी, लेकिन कुछ ही क्षण में एक बार फिर से वैसी ही आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार ये आवाज बहुत ही नजदीक से आई थी। उस हलवाई को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि गुर्राने वाला जानवर बिल्कुल उसके पीछे ही खड़ा हो। हलवाई डरते डरते जब पीछे की तरफ मुड़ा तो उसकी जान हलक में अटक गई। उसके पीछे नीति अपने विशालकाय दैत्य के रूप में मौजूद थी। उसे देखते ही उस हलवाई की जोर से चीख निकलने ही वाली थी कि उसके पहले ही नीति ने उस हलवाई का जोर से मुंह बंद कर दिया, जिसकी वजह से वो आवाज वहीं पर दब कर रह गई। नीति जानती थी कि जैसे ही वो उसका मुंह छोड़ेगी, वैसे ही वो फिर से चिल्लाने की कोशिश करेगा। इसीलिए सबसे पहले उसने अपने बाएं हाथ से उस हलवाई के जबड़े को पकड़ा और दाहिने हाथ के बड़े बड़े नाखूनों को उसके मुंह में डालते हुए उसकी जीभ को पकड़कर जड़ से उखाड़ दिया। दर्द के मारे हलवाई बहुत जोर से चीखना चाह रहा था, लेकिन जीभ ना होने की वजह से उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकली। नीति उस खून से लटपटाती जीभ को अपने चेहरे के सामने ले आई और चेहरे पर हंसी लिए हुए उस जीभ को निगलने लगी। ये देख वो हलवाई पसीना पसीना हो गया। वो समझ गया कि ये दैत्य उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। नीति जब उस जीभ को निगलने में मशगूल थी तो मौका देखते हुए हलवाई वहां से भाग जाना चाहता था, लेकिन जैसे ही हलवाई भागने के लिए पीछे मुड़ा, नीति ने उसके पैर को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। हलवाई ना ही तो भाग पा रहा था और ना ही चीख पा रहा था। अब तो उसे अपनी मौत सामने दिखाई दे रही थी। वो तो बस भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि बस कोई ना कोई यहाँ पर आ जाए और उसे बचा ले। हलवाई ये सब सोच ही रहा था कि तभी नीति ने डरावनी आवाज में गुर्राते हुए कहा, क्या कहा था तुमने? ये गाड़ी की बेटी से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? ये सुनते ही हलवाई हक्का बक्का रह गया। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो बोल नहीं पा रहा था, लेकिन वो नीति से पूछना चाह रहा था कि क्या तुम
चंद्रकला की बेटी नीति हो। नीति ने हलवाई के सवाल को भांप लिया था। उसने हलवाई से कहा, सही समझा तू, मैं चंद्रकला की बेटी नीति ही हूँ और तेरी मौत बनकर यहाँ आई हूँ। तू ये गर्म तेल मेरे ऊपर उड़ेलना चाहता था ना? हलवाई ने रोते हुए नाव में अपनी गर्दन हिलाई और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा, पर नीति ने एक ना सुनी। वैसे तो नीति और हलवाई घर के पीछे के हिस्से में ही थे। नीति की आवाज आसानी से घर के अंदर तक पहुंच सकती थी, लेकिन पंडितों के मंत्रों की आवाज और साथ ही साथ औरतों के गीत और भजन गाने की आवाज में नीति की आवाज दब चुकी थी। इसीलिए नीति की आवाज घर के अंदर किसी तक भी नहीं पहुंच रही थी। हालांकि न जाने क्यों चंद्रकला को एक बेचैनी सी जरूर हो रही थी। उसका मन उससे बार बार कह रहा था कि कोई ना कोई घटना घटित होने वाली है, लेकिन उसने अपने मन की आवाज को ये कहकर दबा लिया कि कुछ नहीं होगा चंद्रकला, तू बस बहुत ज्यादा सोच रही है। नीति अपने घर पर है और बाकी सब लोग तेरी नजरों के सामने हैं। इसके आगे चंद्रकला ने कुछ नहीं सोचा। उधर नीति ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, कुछ तेल की बूंदें गिरने से ही तुझे कितनी जलन महसूस हुई थी? हलवाई लगातार हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा था कि उसे छोड़ दे, लेकिन दैत्य बने उस नीति में जरा भी दया भावना नहीं थी। नीति ने हलवाई के पैर को तो पहले से ही पकड़ा हुआ था। अब धीरे धीरे वैसे ही पैर पकड़े हुए नीति उस हलवाई को हवा में उठाने लगी। क्योंकि इसके पहले हलवाई उस कढ़ाई में पूड़ियां निकाल रहा था, इसलिए उस बड़ी सी कढ़ाई में बहुत सारा गर्म तेल खौल रहा था। वहीं अंदर सभी लोग इस बात से अनजान थे कि इतनी भीड़ के बावजूद भी उसी घर के पीछे इतनी बड़ी घटना घटने वाली थी। आरव के साथ पूजा होने के बाद पंडित जी ने ललित और संध्या को अपने पास में बुलाया और उन दोनों को भी अपने पीछे पीछे मंत्रोच्चार करवाने लगे। आरव अब अपनी जगह पर अकेला बैठा हुआ था। इतनी देर से एक ही जगह पर बैठे बैठे आरव पूरी तरह से ऊब चुका था। तभी उसकी नजर नीति पर गई। उसने देखा कि नीति भी अपनी जगह पर नहीं थी। आरव को लगा कि शायद नीति कहीं बाहर गई हुई है, तो क्यों ना नीति को ढूंढा जाए और उसके साथ खेला जाए। यही सोचकर आरव ललित और कमलाताई की नजर से बचकर उठा और दबे पांव वहां से बाहर की तरफ जाने लगा। बाहर जाकर आरव ने नीति को चारों तरफ ढूंढ लिया, लेकिन उसे नीति कहीं भी दिखाई नहीं दी। उधर नीति ने उस हलवाई को हवा में उठाया हुआ था और धीरे धीरे उस हलवाई को उस खौलते हुए गर्म तेल की कढ़ाई की तरफ ले जाने लगी। हलवाई का चेहरा अब उस कढ़ाई के ऊपर था। उस गर्म तेल की भाप मात्र से ही हलवाई के प्राण निकल रहे थे। वो जोर जोर से चीखना चाह रहा था, लेकिन उसके गले से धीमी धीमी आवाज में बस की ही आवाज निकल रही थी। पर नीति उस हलवाई को उस कढ़ाई में डुबाते हुए कह रही थी, आज तुझे पता चलेगा कि गढ़वाली की बेटी से और क्या उम्मीद की जा सकती है। नीति ने ये कहा ही था कि तभी खिड़की पर खड़े आरव की जोर से चीख सुनाई दी। आरव की चीख सुनकर एकाएक नीति के हाथ भी वहीं पर रुक गए। आरव को देख हलवाई भी जल्दी आरव को ये कहने की कोशिश कर रहा था कि जाओ जाकर चंद्रकला और बाकी लोगों को बुला कर लाओ। आरव ने कपकपाते होठों के साथ कहा, ये सब सुन हलवाई जोर जोर से हाँ में गर्दन हिलाने लगा और फिर से इशारों में चंद्रकला को बुलाने के लिए कहने लगा। लेकिन आरव मानो ये सब देखकर और सुनकर स्तब्ध रह गया था। उसके पैर वहीं पर जम गए थे। नीति अब जरा भी देर नहीं करना चाहती थी। उसने हलवाई को उस कढ़ाई की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया। अपने बचाव के लिए हलवाई ने अपने हाथों से कढ़ाई को पकड़ लिया, पर कढ़ाई भी इतनी ज्यादा गर्म थी कि हलवाई एक पल से ज्यादा उस कढ़ाई को पकड़ नहीं सका और नीति ने अगले ही पल झटके से उस हलवाई को उसके पूरे चेहरे तक उस कढ़ाई में डुबो दिया। किसी चीज के तलने की सी आवाज आई और हलवाई उस कढ़ाई के अंदर ही अंदर
जोर जोर से चीखने की कोशिश करने लगा, लेकिन तेल इतना ज्यादा गर्म था कि कुछ ही क्षण में ये सब कुछ शांत हो गया। गर्म तेल में तलने की वजह से हलवाई का पूरा चेहरा सिकुड़ चुका था और उसके शरीर से उसके प्राण अलग हो चुके थे। ये देख नीति जोर जोर से हंसने लगी। इतनी देर से मुंह बने खड़े आरव का ध्यान नीति की इस हंसी से टूटा और वो वहां से भाग कर जाने ही वाला था कि पीछे मुड़ते ही वो किसी से टकरा गया। ऊपर झांककर उसने देखा कि वहां पर कोई और नहीं बल्कि चंद्रकला ही थी। चंद्रकला को देखकर आरव की जान में जान आई। उसने हड़बड़ी और घबराते हुए कहा, बाहर। चंद्रकला ने जब खिड़की के बाहर झांक कर देखा तो चंद्रकला के भी होश उड़ गए। बाहर उस दैत्य बनी नीति ने हलवाई को अपने हाथ में पकड़ रखा था और उसे अभी गर्म तेल में तल रही थी। तब तक पीछे से आरव ने कहा, बुआ, ये कोई और नहीं बल्कि नीति दीदी है। मैं जल्दी से बाकी सबको बुला कर लाता हूं। ये सुनते ही चंद्रकला सख्ते में आ गई। उसे उसका सबसे बड़ा डर सच होता हुआ नजर आ रहा था। आरव ने अगर सबको बता दिया कि ये दैत्य नीति है तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। उसने आरव को रोकते हुए अपने पास बुलाया और कहा, आरव बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। ये नीति दीदी कैसे हो सकती है? ये तो एक दैत्य है बेटा। इस पर आरव ने कहा, नहीं बुआ, अभी इस दैत्य ने खुद बताया कि वो नीति है। आप चाहे तो आप इससे खुद पूछ लो, तब तक मैं सबको बुला कर लाता हूँ। ये कहते हुए आरव वहां से भाग कर जाने लगा। चंद्रकला ने फिर से आरव को पकड़कर रोक लिया। चंद्रकला समझ गई कि आरव बहुत ज्यादा डर गया है। अब वो आरव को रोक नहीं पाएगी और नीति को भी जल्द से जल्द शांत करना बहुत जरूरी था, वरना आरव के अलावा कोई और वहां पर ना जाए। इसीलिए इस बार चंद्रकला ने कोई भी सफाई ना देते हुए जल्दी से उसके कान के नीचे गर्दन पर अपने अंगूठे को रखा और एक नाड़ी को जोर से दबा दिया। अगले पल आरव वहीं पर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। चंद्रकला ने आरव को अपनी गोद में उठाया और वही कमरे में बिस्तर लगा हुआ था वहां पर लिटा दिया। अब चंद्रकला को जल्दी से नीति को शांत करना था। वो खिड़की से होते हुए कमरे से बाहर चली गई और बाहर से खिड़की को बंद कर दिया। जहाँ पर नीति और हलवाई मौजूद थे वहाँ पर पहुँचने के लिए खिड़की के अलावा दो रास्ते और थे। उनमें से एक रास्ते पर तो दरवाजा लगा हुआ था। चंद्रकला ने सबसे पहले उस रास्ते को बंद कर दिया, पर दूसरे रास्ते पर दरवाजा नहीं बना हुआ था बल्कि पूरा का पूरा खुला हुआ था। चंद्रकला ने वहां पर पड़ा हुआ एक लकड़ी का फट्टा उठाया और उसे उस रास्ते के आगे रखने लगी। नीति ने जब ये सब देखा तो वो समझ गई कि चंद्रकला उसे शांत करने की कोशिश करेगी और इस हलवाई के शरीर के मांस को खाने नहीं देगी। इसीलिए जब तक चंद्रकला उस रास्ते को बंद करने में लगी हुई थी तब तक नीति ने हलवाई को जमीन पर लेटा दिया था और उसके बड़े से पेट को घूरने लगी थी। पर इससे पहले कि नीति उस हलवाई पर कोई हमला करती, चंद्रकला उस रास्ते को बंद करके नीति के पास पहुंच चुकी थी। नीति अपने बड़े बड़े नाखूनों से उस मृत हलवाई के पेट को चीरकर उसका मांस निकालने वाली थी कि तभी चंद्रकला ने उसे वहीं पर रोक दिया। नीति, नहीं बेटा, ऐसा मत करना बेटा। इससे पहले कि चंद्रकला अपनी बात खत्म कर पाती, नीति ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, नहीं, मत रोको मुझे। अगर इसने मुझे कुछ कहा होगा तो फिर भी ठीक था, लेकिन इसने तुझे चुपका हुआ कहा था, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं इसके मांस का एक एक कतरा निगल जाऊंगी। ये सुनकर चंद्रकला सब कुछ समझ गई कि आखिर नीति इस हलवाई का शिकार क्यों करना चाहती है। पर फिर भी चंद्रकला ने नीति को समझाते हुए कहा, नहीं बेटा, इसने जो भी किया उसके लिए माफ कर दे इसे। माफी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है बेटा। इस पर नीति ने अपनी आंखों में चमक लाते हुए कहा, मेरी ताकत तो तब बढ़ेगी जब मैं
दिखाऊंगी। कहते हुए नीति अपने हाथों को उस हलवाई के पेट की तरफ बढ़ाने लगी। चंद्रकला ने फिर नीति को रोकते हुए कहा, नहीं नीति नहीं, भूल कर भी ये मत करना। अगर यहाँ पर तुमने इसका शिकार किया तो यहाँ पर खून ही खून हो जाएगा और कोई भी किसी भी वक्त यहाँ पर पहुँच सकता है। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा बेटा। इस हलवाई ने तो सिर्फ एक बार तेरी माँ को भला बुरा कहा है, लेकिन अगर गाँव वालों ने तुम्हें पहचान लिया तो सब मुझे जिंदगी भर ताना देंगे। क्या तुम वो बर्दाश्त कर पाओगी बेटा? चंद्रकला ने ये सब नीति को शांत करने के लिए कहा था, लेकिन नीति ये सुनकर और ज्यादा गुस्सा हो गई। गुस्से में चिल्लाते हुए उसने कहा, अगर ऐसा हुआ तो पूरे गांव वालों का भी वही अंजाम होगा जो इस हलवाई का हुआ है। क्या चंद्रकला नीति को शांत करने में कामयाब हो पाएगी या गांव वालों की नजर पड़ जाएगी नीति पर, या अरब गांव वालों को बता देगा नीति की सच्चाई?